हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है, टॉपर की श्रेणी में आना है, तो आपको 3 इम्पॉर्टेंट काम करना होगा। पहला ये कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना होगा। दूसरा ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। और तीसरा जो है वो है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना होगा, तभी जो है आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं और मॉडल पेपर भी आपको मैं करा रहा हूं। यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको एक मॉडल पेपर जो है आपको हल कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि मॉडल पेपर जो है, जो आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं अलग अलग प्रकाशन के, उसमें जो है मॉडल पेपर पीछे दिया रहता है। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, एक मॉडल पेपर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये भूगोल का है। आज हम जो है भूगोल के कुछ मॉडल पेपर हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अच्छे तरीके से अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भूगोल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, और इम्पोर्टेंट जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करा दिया है। अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए, मॉडल पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो आपका ये चौथा पॉइंट है ये सही है। तो इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो पहला आंसर है इसको लिखेंगे, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इस पर इसका टिक कर देना है। ठीक है, बस इतना काम करना और आगे कुछ नहीं करना है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा गया है, जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि कहाँ पाई जाती है। तो जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ओशिनिया। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसी को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, इसका आंसर जो होगा डी होगा। तो डी का आंसर देखिए, पुष्पो उत्पादन। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे और उसके बाद जो है उसका आंसर लिख देंगे, टिक कर देंगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। तो जो सुएज नहर है किसको जोड़ती है, मैपिंग के माध्यम से भी देख लीजिए और इसका आंसर भी आप देख लीजिए। दोस्तों उसका आंसर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर होगा। तो इसको मैपिंग के माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे भूमध्य सागर और लाल सागर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार सबको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ भूमध्य सागर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लाल सागर है। ठीक है, ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे ये जो है ये इतना काट के जो है इसको सुएज नहर बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो इससे आसानी से व्यापार इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका में और एशिया में आसानी से व्यापार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है सुएज नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि अप्रैल से जून के मध्य का समय किस कृषि का ऋतु होता है। तो अप्रैल से जून के मध्य जो कृषि होता है वो जायद की कृषि होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जायद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर है प्रश्नोत्तर संख्या 6, यहाँ पे जायद लिखेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही काम करना होगा बहुविकल्पीय में। मेन काम आपका अभी आगे आएगा अति लघु और जो है लघु उत्तरीय में। इसके बाद मानचित्र वाला प्रश्न आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रीय संसाधन। 7वें का आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, टिक कर देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट सवाल देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चला गई थी। तो 1853 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आंसर इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा, आंसर लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 8, सन 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। 2 नंबर का सवाल यहाँ पूछा गया है, तो मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, देख लीजिए इसका आंसर।
दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 9। इसके बाद नहीं डाला गया है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के जनक कौन है? अल्फ्रेड रेटजल हैं। ठीक है, अल्फ्रेड रेटजल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे तब जाके 2 नंबर आपको मिलेगा। लिखने का सही तरीका ऐसे ही है। अगर कॉपी ऐसे आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये सवाल जो पूछा कि जनसंख्या घनत्व के ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर देखिए कैसे आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बस आपको थोड़ा समझना है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र पूछा है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है। अगर आप चाहें तो इसे जो है आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मतलब इसको जो है घेरे में कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है अगर घेरा कर देंगे तो थोड़ा सी ये और अच्छा लगने लगता है। बशर्ते कि आपके पास उस टाइम पे अगर टाइम हो तो आप इसे जो है घेरा कर सकते हैं, ताकि जो है ये अंडरलाइन हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। इस प्रकार से आप फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर मानव विकास सूचकांक। सबसे पहले दोस्तों आपको काम करना होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा है मानव विकास सूचकांक, तो क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बनाने की जो है यही शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या बन जाएगा? मानव विकास सूचकांक, क्योंकि सवाल ही क्या पूछा है? मानव विकास सूचकांक। तो हेडिंग यहाँ से बन जाएगा मानव विकास सूचकांक के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसका हेडिंग डालेंगे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे मानव विकास सूचकांक यानी HDI से बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विकास को मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर में सवाल पूछा है तो आपको उतना ही शब्द लिखना है जितना पूछा गया है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? ये मानव के मापने की जो है इकाई है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसका सवाल दोस्तों अगला है कि आधारभूत उद्योग क्या है? तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के मशीनों का निर्माण किया जाता है। जैसे लौह अयस्क जो होता है, इससे विभिन्न प्रकार के मशीनों का निर्माण किया जाता है और फिर उन्हीं मशीनों से विभिन्न प्रकार के उद्योग किए जाते हैं। तो लौह अयस्क क्या हो गया? आधारभूत उद्योग हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस, आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगला सवाल है गैरसिन नगर क्या है? उदाहरण भी दीजिए। तो गैरसिन नगर के बारे में आपको बताना है। तो देखिए गैरसिन नगर क्या होते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ा गैरसिन नगर, और इसके बारे में लिखेंगे गैरसिन नगर। गैरसिन नगर वे नगर होते हैं जहाँ पर सैन्य सेवा, सैन्य का मतलब सैनिक होता है, सेना, जहाँ पे सैनिक के जो है ट्रेनिंग दी जाती है, सैनिक के कैंप होते हैं, वहाँ पे जो है उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसे गैरसिन नगर या छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। इसी को कैंट भी कहते हैं, जैसे मथुरा कैंट, वाराणसी कैंट, अंबाला कैंट, ये सब जो है छावनी नगर या गैरसिन नगर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे इसे जालंधर, अंबाला, देहरादून, जोधपुर, वाराणसी, मथुरा, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये है कि जहाँ पे छावनी नगर होते हैं, यानी छावनी जहाँ पे सेना के कैंप वगैरह होते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे सैन्य से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, उसको गैरसिन नगर या छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? सवाल पूछा गया कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन से ही आपको वहाँ पे हेडिंग निकालना है। 2 नंबर का सवाल है, तो इसीलिए जो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, मुश्किल से 3 से 4 लाइन में लिखना होता है। तो देखिए हरित क्रांति नाम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे उत्तम प्रकार के बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग करके जब कृषि उपज में वृद्धि की जाए तो वह जो है उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है, आसान शब्दों में लिखा गया है, आसानी से समझ सकते हैं। हरित क्रांति का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी जो है क्षेत्र में या किसी भी जो है प्रदेश में, वहाँ पे जो कृषि होती है, उस कृषि में उत्तम किस्म की प्रकार के बीजों का प्रयोग करके, तकनीकी का प्रयोग करके, जो उर्वरक खाद होते हैं, रासायनिक जो खाद होते हैं, उनको प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, आसान शब्दों में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल पूछा है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हम दीर्घकालीन
दीर्घकालीन तक अस्थायी रूप से करते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का वे स्रोत जो हम समाप्त होने पर उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कहते हैं। आगे देख लीजिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत या अपारंपरिक स्रोत हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि वे स्रोत जिसे हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं या फिर अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं गैर परंपरागत या फिर अपारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, वायु, सूर्य, ये सब जो हैं गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन अगला देखने से पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, पत्तन और पोतासराय में अंतर लिखिए। तो पत्तन और पोतासराय में क्या अंतर होता है इसके बारे में जरा देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर लेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। पत्तन, जिस जगह पर जहाज रुकती है व्यापार के लिए फिर चली जाती है उसे पत्तन कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ जिस स्थान पे जहाज आके रुकती है वहाँ पे सामान लगता है और फिर इसके बाद जो है वहाँ से चली जाती है, तो आयात निर्यात होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पत्तन कहते हैं। ठीक है, और पोतासराय क्या होता है? जिस जहाज पर कई जहाज तथा जहाज के साथ आती है और कई दिनों तक ठहरती है उसे पोतासराय कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए समुद्र का तट हो गया। ठीक है, ये समुद्र तट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई जहाज आके रुकता है। ठीक है, कोई जहाज आके रुकता है। पोता आश्रय का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रुकने का स्थान भी हो। ठीक है, और पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से सिर्फ व्यापार होता है, जहाज आती है और फिर इसके बाद यहाँ से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पे रुकने का स्थान नहीं है, ठहरने का स्थान नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे पत्तन कहेंगे। और जहाँ पे पोतासराय, ठीक है, यानी जहाज को रुकने का जगह हो, स्थान हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पोतासराय कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये पत्तन हो जाएगा। जहाँ पे सिर्फ व्यापार होता है और जहाँ पे जहाज के रुकने की व्यवस्था होती है उसे पोतासराय कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोतासराय कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन जब किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती है, ठीक है, तो उसको जो है वहाँ पे जब खड़ी होती है, किसी गैराज में जाके खड़ी होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे? रेलवे जंक्शन, जहाँ पे वो खड़ी होती है। ठीक है, और जहाँ से वो चली जाती है तो आएगी, सवारी बैठाएगी, फिर चले जाएगी, तो वहाँ पे रुकने का स्थान नहीं है उसे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे उसे रुकने का स्थान है, वो गैराज में खड़ी हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम पोतासराय। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ पे रुकने का स्थान हो उसे पोतासराय कहेंगे और जहाँ से सिर्फ व्यापार होता है उसे पत्तन कहेंगे। ठीक है, बस इतना अंतर है। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय में पूछा कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि और विकास में अंतर जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके लिए आपको अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप बोर भी ना हो, आसानी से चीज़ों को समझ जाएं, इसलिए मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।